आर यू स्टेइंग एट रेंटेड हाउस? हाँ, हमको पता है आधा सा लोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेंटेड हाउस पे स्टे करते हैं। एक इमोशन होता है ना घर बाई करने का, फर्स्ट टाइम घर बाई करना है, एक हाउस लेना है, हमको भी इमोशन है, अरे एक नया घर लेना है, एक नया घर में शिफ्ट होंगे। बट प्रॉब्लम आ जाता है, क्या प्रॉब्लम आ जाता है? इतना डाउन पेमेंट करना होगा, अरे समझ में नहीं आ रहा है इतना ईएमआई कितना होगा, कैसे उसको फाइनेंस करूँ, कहाँ घर लूँ, कैसे लूँ, कौन सी फ्लैट बेटर है मेरे लिए, घर कैसे लेना चाहिए, कौन सी एमिनिटीज चाहिए हाउस लेने के लिए, उसमें सोसाइटी में अगर हम सोसाइटी परचेस करेंगे तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर आज मिलेगा ये पूरा वीडियो में। ये वीडियो में हम एक एक फैक्टर को कंसीडर करेंगे, एक एक फैक्टर को बताएंगे जो घर लेने के पहले कौन सी फैक्टर को कंसीडर भी करना है एंड कौन सी चीज को देखना है पहले एंड कैसे फाइनेंस करते हैं। इनकम तो सब लोग करता है, मन करता है घर लेने के लिए, बट प्रॉब्लम वही हो जाता है, समझ में नहीं आता है कैसे, कंक्लूजन नहीं मिलता है। आज ये वीडियो हम कंक्लूजन करेंगे, आपको घर लेने का पहले ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। वेलकम टू माय चैनल सीएमए अभिजीत धर, देखते रहो एक नया वीडियो। घर लेने का पहले कौन सी फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए। अब पहला जो है वो है आपका बजट क्या है। बजट देखना बहुत जरूरी है। आपका जो इनकम है वो इनकम का टोटल जो इनकम है उसका 5 टाइम्स होना चाहिए आपका बजट। 5 टाइम्स मीन्स अगर मान लो अगर आपका इनकम 5 लाख है, आपका सीटीसी है 5 लाख, तो उस हिसाब से आपका जो सैलरी या बजट होगा फ्लैट का और हाउस का वो 25 लाख ही होना चाहिए। और अगर आपका बिजनेस है तो अगर बिजनेस का जो इनकम है अगर 5 लाख है, बिजनेस का इनकम इन द सेंस प्रॉफिट का बात कर रहा है, सेल्स का बात नहीं कर रहा है। अगर प्रॉफिट 5 लाख है तो उस हिसाब से आपका बजट भी 25 लाख होना चाहिए। ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। इसके ज़्यादा तुम जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है ईएमआई में, फाइनेंस में, तो इसलिए ये बजट हमेशा याद में रहना। जो मेरा इनकम इतना है उसके हिसाब से 5 टाइम्स हम कर सकते हैं। सेकेंड है आपका जो ईएमआई होगा, व्हाट शुड बी योर ईएमआई अमाउंट। ईएमआई अमाउंट कितना होना चाहिए। देखो ईएमआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सबके पास कैश नहीं रहता है घर खरीदने के लिए, तो ईएमआई करना ही पड़ता है। वो जो ईएमआई रहेगा वो आपका इनकम का 40% होना चाहिए। अगर ये जो इनकम का बात कर रहा है ये इन हैंड इनकम का बात कर रहा है, आपका जो इन हैंड आ रहा है ना सीटीसी और इनकम जो भी है उसका 40% होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल एक बोल दूं, वो क्या है, मान लो अगर आपका इनकम है 50,000 पर मंथ, देन ईएमआई शुड बी 20,000, नॉट मोर देन दैट। अगर इसका ज़्यादा हो गया तो और भी आपका जो खर्चा है घर चलाने का तो वो प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग बोलोगे अरे हम तो 50,000 में 20,000 दे दिया ईएमआई पेमेंट में, देन वो वाला कैसे मैनेज करे, वो जो अदर्स जो खर्चा है मेरा वो कैसे मैनेज करे। फॉर दैट रीजन यू हैव टू रिमेंबर द फाइनेंस रूल्स। मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी, आई बटन लिंक में जाके चेक कर सकते हो। उसमें क्या है, आपको 50-30-20% मानना होगा। ये 50-30-20% क्या है, 50% हो गया आपका नीड्स, 30% हो गया आपका सेविंग्स एंड 20% हो गया आपका एंजॉयमेंट। ठीक है, ये जो 30% है, ये 30% ये मेरे हिसाब से है, किसी किसी का अलग हो सकता है। आपको क्या है, ये जो घर खरीद रहे हो ये अल्टीमेटली वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो 50% आपका नीड्स है ना, इसमें से आपको 20% लेना है, एंड ये जो 30% है इसमें से आपको 15% लेना है। अगर आप मान लो 50,000 का 30% में 15,000, अगर आप 15,000 इन्वेस्टमेंट करते, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको इसमें से मतलब 15% लेना है। 15% लेना मतलब आपको जो 15,000 है उसमें से 7,500 आपको लेना है फॉर योर ईएमआई, एंड जो बैलेंस बच गया 20% उसमें से आपको 5% लेना है। 5% लेना है मतलब आपको कितना, अगर 50,000 का 20% है तो कितना हो गया, वो हो गया 10,000, आपको 2,500 लेना है। तो उस हिसाब से आपको ईएमआई पेमेंट करना है, क्योंकि अगर आप 30% के पुराना वाला हिसाब से चलेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका 50% नीड्स में से आपको 40% अगर ले लिया तो आपको खाना का भी खर्चा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारा खर्चा है, तो उसको भी देना पड़ेगा। तो उसमें इसलिए 30% तुम ले लो, जो तुम्हारा रेंट में जाता था पहले उसमें से 30% ले लो, उसके बाद आपको 30% से हाफ ले लो एंड 20% से 5% ले लो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानना है। सेकेंड है आपका जो फाइनेंस होगा, ये फाइनेंस आप कैसे करोगे। देखो फाइनेंस के लिए दो चीज हो सकता है, आपका कैश हो सकता है एंड लोन हो सकता है। कैश तो सबके पास नहीं रहता है। अगर आप एक चीज में पूरा अमाउंट आप जितना ये सेविंग्स किया एक फ्लैट में लगा दिया तो दिक्कत क्या होगा, आपके पास और कुछ नहीं रहेगा, इमरजेंसी फंड एक साथ चला जाएगा तो दिक्कत आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको सिर्फ कैश में डिपेंड नहीं होना चाहिए, लोन पे डिपेंड होना चाहिए। ये जो लोन है, ये लोन आगे हम देखेंगे कैसे हो सकता है। ये जो लोन है, एक एग्जांपल हम दिया एक्सेल शीट करके। देखो तीन, मान लो मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी है। किसी का इनकम है 6 लाख, एक 9 लाख एंड 12 लाख, मतलब मंथली इनकम हो गया 50,000, 75,000 एंड 1 लाख। तो आपका बजट कितना होना चाहिए, 5 टाइम्स ऑफ योर सीटीसी। देन आपका अगर 6 लाख इनकम है, आपका बजट होगा 30 लाख। आपका अगर 9 लाख इनकम है, आपका होगा 45 लाख। अगर आपका 12 लाख होगा तो आपका होगा 60 लाख। आपका डाउन पेमेंट कितना होना चाहिए, देखो कहीं भी बैंक पे चला जाओ, व्हेन यू टेक अ बाय अ हाउस यू हैव टू पे मिनिमम 20% ऑफ योर टोटल हाउस वैल्यू। 20% आपको डाउन पेमेंट करना ही है। ये 20% क्या है, अगर 30 लाख का फ्लैट ले लिया तो आपको 6 लाख डाउन पेमेंट करना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया 24 लाख, ये आपका ईएमआई होगा। ठीक है, क्योंकि बैंक 80% से ज्यादा अलाउ नहीं करते, कभी कभी 90% अलाउ कर देते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं करते। तो उस हिसाब से 45 लाख का अगर होगा तो आपका ईएमआई होगा 36 लाख। अगर 60 लाख का फ्लैट होगा तो आपका होगा 48 लाख। अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में वो 8.05 टू 8.15 चल रहा है एवरेज। हम 8.05 पकड़ लिया। मिनिमम आपको 20 ईयर्स का तो करना ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो आपको 20 ईयर्स का करना ही है। आपका जो ईएमआई अमाउंट आएगा पर ईयर वो है 20,450, जिसका 6 लाख इनकम है, मतलब मंथली इनकम 50,000 है, और जिसका मंथली इनकम 75,000 है उसका इनकम आएगा, उसका ईएमआई आएगा 30,674, और जिसका 1 लाख है मंथली इनकम उसका आएगा 40,899। मतलब हम जो पहले मेंशन किया, आपका टोटल इनकम का 40% होना चाहिए आपका ईएमआई। देखो हार में 40% ही आया, 4.9 आया, मतलब ठीक है, वो अप्रोक्स 450 रुपीज ज्यादा आया, अब मान सकते हो, तो 40% आया। इसमें एक चीज अलग है, ये 20 ईयर्स का ईएमआई है, आपको लगातार ऐसे अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आप ये अमाउंट छोड़ के अगर आप कम करना चाहते हैं आपका ईएमआई टेन्योर, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो मेन चीज करना पड़ेगा वो है हर साल हर साल का जो ईएमआई है अमाउंट 20,450, मतलब 12 मंथ में आपको 12 ईएमआई पेमेंट करना है। उसके साथ एक काम करो, तुम एक ईएमआई ज्यादा एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, मतलब 12 मंथ का 20,450 दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप 13 मंथ का ईएमआई एक साल में दे सकते हो। तब क्या होगा, तो आपका जो टेन्योर है, नंबर ऑफ ईयर्स, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। किसी किसी टाइम में 15 ईयर्स हो सकता है, किसी किसी टाइम में 12 ईयर्स हो सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आप जो एक्स्ट्रा ईएमआई पेमेंट किया ना, वो इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक ट्रीट नहीं करेगा, वो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट को कम कर देगा, इसलिए आपका जो टेन्योर है कम हो जाएगा। तुम चाहो तो 2 भी कर सकते हो, तो और भी कम हो जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि आपका इनकम जो है 6 लाख ईयरली, ये हर साल सेम नहीं रहेगा। हर साल 10%, 5%, 8% इंक्रीज होगा। जैसे इन्फ्लेशन होता है, चीज का दाम महंगा होता है, ऐसे तुम्हारा इनकम भी इंक्रीज होगा। इनकम आपका फिक्स नहीं रहेगा। अभी 6 लाख है, 2 साल बाद अभी वो 6,50,000 हो जाएगा, तो उस हिसाब से तो ये कम कर सकते हो। तो इनिशियल स्टेज में तो आपको ये करना है, उसके बाद आप धीरे धीरे जब इनकम बढ़ेगा तो ईएमआई अलग से पेमेंट कर सकते हो, तुम्हारा जो टेन्योर है लोन का वो कम हो जाएगा। ये हो गया फाइनेंस। इसके बाद आपको जो कंसीडर करना है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये कॉस्ट के लिए ईएमआई नहीं होता है। मेनली ये कॉस्ट के लिए जो खर्चा होता है वो है जैसे रजिस्ट्री कॉस्ट। अगर तुम फ्लैट लोगे तो तुमको रजिस्ट्री देना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी एक गवर्नमेंट वैल्यू है। गवर्नमेंट वैल्यू जो वैल्यू डिसाइड होता है केएमसी का हिसाब से, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी है, उस हिसाब से तुम्हारा एक परसेंटेज तुमको पेमेंट करना होगा केएमसी को। इसके साथ तुम्हारा जीएसटी लगेगा। जीएसटी फ्लैट का टोटल वैल्यू पे नहीं लगेगा, ये जो स्टैम्प ड्यूटी है एंड जो रजिस्ट्री कॉस्ट है उसमें लगेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी चार्ज होता है, ये भी कंसीडर तुमको करना है, क्योंकि हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट। एंड उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी वाटर कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी वाटर कॉस्ट आपको देखना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रिसिटी लगता है, कितना वाटर कॉस्ट आता है, ये सब कंसीडर करना पड़ेगा। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका घर कब लेना चाहिए, कौन सी एज पे लेना चाहिए। देखो इसमें 2 चीज होता है, एक है अर्ली और एक है आपका
आफ्टर स्टेबिलाईजेशन इसका मतलब क्या है? देखो सबका सिचुएशन अलग नहीं है फाइनेंस का, किसी किसी का बैकबोन अच्छा रहता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको फैमिली में थोड़ा सपोर्ट है, तो व्हेन यू गेट अ जॉब यू कैन बाय अ लोन, यू कैन बाय अ हाउस विद द फाइनेंस, तुम ले सकते हो। बट सबका एक साथ नहीं होता है, किसी किसी का फाइनेंस बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो इसमें क्या होता है, उसको थोड़ा स्टेबिलाईजेशन होना पड़ता है, उसके बाद वो ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि 20 साल का EMI टेन्योर है, अगर आप ले लिया अर्ली, मतलब मान लो तुम 25 में जॉब मिला, 20 साल के लिए ले लिया, तो 45 तक तुम्हारा EMI कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर 45 ईयर टू 60 ईयर्स तुम्हारा जो रिटायरमेंट एज है 15 ईयर्स तक यू कैन सेव योर मनी, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी अनदर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट, तो इसमें तुम्हारा फायदा मिलेगा। अब जिसका थोड़ा स्टेबिलाईजेशन में प्रॉब्लम है, तो उसका क्या है, वो अगर जॉब मिलने के बाद 2-4 साल 5 साल 6 साल काम करेंगे तो उसके लिए थोड़ा आएगा, सेविंग्स होगा, उसके बाद अब ले सकता है। ये 2 पॉइंट कंसिडर करो, वो डिपेंड करता है फाइनेंशियल सिचुएशन का हिसाब से। इसके बाद जो आएगा लास्ट थिंग, तुमको एक फ्लैट लेना है या हाउस लेना है, क्या क्या तुम चेक करोगे, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड चेक बिफोर बाइंग अ हाउस। फर्स्ट ये प्रॉपर्टी का एमिनिटीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम नॉर्मल फ्लैट ले रहे हो तो उसमें भी देख लो एमिनिटीज क्या है, अगर तुम सोसाइटी में ले रहे हो देख लो उसमें बास्केटबॉल है कि फैसिलिटी दे रहा है, जिम फैसिलिटी है कि ना, बैंक्वेट फैसिलिटी है कि ना, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड है कि ना, बहुत कुछ होता है, तो ये सब तुम चेक कर सकते हो। सेकेंड है लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन के हिसाब से ये, क्योंकि तुम जो ये फ्लैट लोगे ना, ये फ्लैट तुम हर साल नहीं लोगे, लाइफ में एक बार 2 बार ही लोग लेते हैं, तो लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमको उधर से ऑफिस जाना पड़ता है, तुमको उधर से लोकल कम्युनिकेशन लेना पड़ता है, उसके बाद तुम्हारा हॉस्पिटल ये सब देखना पड़ता है, तो इस हिसाब से तुम चूज करो। इमरजेंसी थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, कभी कभी लगता है ये काम में, तो इसलिए तुमको चेक करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम रीसेल वैल्यू भी चेक कर लो, मतलब ऐसा जगह फ्लैट ले लिया है, आफ्टर 10 ईयर्स यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द फ्लैट, मतलब वो उसका रीसेल वैल्यू ही कुछ नहीं आएगा, तो उस हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा उसका रीसेल वैल्यू कितना हो सकता है, वो भी कंपेयर करो। एंड लोकल कम्युनिकेशन बोल दिया, मेट्रो है, ट्रेन है, ठीक है, नियरेस्ट ऑटो स्टैंड कहाँ है, ये सब चेक करो। एंड आपका वाटर कैसे आ रहा है, वाटर जो आ रहा है वो कौन सी वाटर आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, CSC का है और कुछ मेट्रो सिटी का है और तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट का है, ये भी चेक करना है ना, कौन सी फैक्टर को कंसिडर करना है, कौन सी थिंग्स को चेक करना है परचेस करने के टाइम। अगर आपको बाई करना है, अगर आप फिक्स्ड हो गया माइंड में जो हमको फ्लैट लेना ही है और हाउस लेना ही है, ये पॉइंट को कंसिडर करो, ये वीडियो देखो, ये वीडियो समझो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम हमको भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, उसके बाद डिसीजन लो, क्योंकि एक फ्लैट लेना उतना इजी नहीं है। ठीक है, लाइफ में जो इनकम करोगे उसमें आधा इनकम तुम्हारा EMI में ही चला जाएगा, तो इसलिए इसका जो फैसिलिटी जो कुछ है, जो भी है, उसको पहले अच्छे से चेक करो। ठीक है, और खुश रहो, इमोशनली बहुत एक अलग सा वाइब आएगा। ठीक है, ये नया फ्लैट लेने के बाद, नया हाउस लेने के बाद जब शिफ्ट हो जाओगे तुम लोग, तो ले लिया तो अच्छी बात है, हमको बोलो कमेंट में कहाँ लिया, कौन सी लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।